गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम सभी हैं लर्न विथ आर्या। आर्या पब्लिक स्कूल का जो चैनल है अपना लर्न विथ आर्या, इसमें है। प्रयास मेरा है कि क्लास 9 और क्लास 10 के लगभग सारे बच्चों को हर एक चैप्टर, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स है, मैथ हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, हर एक चैप्टर बच्चों को डिटेल समझा दिया जाए। और इससे बेनिफिट केवल अपने स्कूल के क्लास 10 के बच्चों को नहीं होना है। किसी भी स्कूल में, किसी भी स्टेट में बच्चा अगर सीबीएसई स्कूल, सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल में अगर पढ़ रहा होगा तो ये सब सारे बच्चों को काम आएगा। तो कि ये वीडियो केवल अपने बच्चों के साथ साथ है, बाकी बच्चों को भी लाभान्वित कर सकता है। आज का हमारा वीडियो है क्लास 10 इकोनॉमिक्स लेसन 3 मनी एंड क्रेडिट। मनी एंड क्रेडिट है, बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 4 चैप्टर टोटल पढ़ना पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स में। डेवलपमेंट है, जिसमें से डेवलपमेंट है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, मनी एंड क्रेडिट है, और अगला है ग्लोबलाइजेशन। हालांकि अपने अपने तो सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ चैप्टर जैसे मनी एंड क्रेडिट है और सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, इस दोनों से क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा आते हैं। तो आज हम लोग मनी एंड क्रेडिट पर स्टार्ट करते हैं। ये मनी है क्या? तो मनी क्या है? ये एक मीन्स ऑफ एक्सचेंज है। मीन्स ऑफ एक्सचेंज है। मनी हमारा मीन्स ऑफ एक्सचेंज। ये मनी शुरू में अभी हमारे पास जैसे है वैसे ये मनी नहीं था। पहले क्या था? तो शुरू में बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम। ये बार्टर सिस्टम क्या होता है? तुम्हारे क्लास में बुक में समझाया हुआ है कि एक जूता बनाने वाला व्यापारी है, एक बिजनेसमैन है जो जूता बनाता है, एक किसान है जो गेहूं उगाता है। तो जूता बनाने वाले को जूता बेचना है और उसको जूता बेच करके गेहूं खरीदना है। तो उसको एक ऐसे ग्राहक को ढूंढना पड़ेगा जिसको जूता भी खरीदना है और गेहूं भी बेचना है। ऐसा नहीं कि ऐसा ग्राहक मिल गया जिसको जूता खरीदना तो है लेकिन गेहूं नहीं बेचना, उसके पास गेहूं नहीं है, तो ये उसके साथ व्यापार नहीं कर पाएगा। तो इसमें होता है डबल कॉन्सिडेंस ऑफ नीड या वांट, मांग की दोहरी नीति। ठीक, तो बार्टर सिस्टम में एक तो सामान लेके जाना थोड़ा डिफिकल्ट था, अपने लेवल का जो हमको जो बेचना है और जो खरीदना है तो वो खरीदने वाला, और जो मेरे नीड का सामान बेचने वाला, वैसा कस्टमर ढूंढने में दिक्कत आती थी। और कहा जाता कि यानी आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जैसे जैसे लोगों को दिक्कतें आई वैसे वैसे लोगों ने नया नया रिसर्च किया। तो शुरू में बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम के बाद जो स्टेज आया, इसके बाद जो स्टेज आया तो हमने क्वाइन बनाना शुरू किया। क्वाइन आप पढ़े होइएगा, हिस्ट्री में देखो कि जब अंग्रेज भारत आए थे तो शुरू में इंग्लैंड से वो सोने और चांदी की मोहरे, सोने और चांदी मंगाते थे, सिक्के मंगाते थे और उसे यहाँ व्यापार करके यहाँ से सामान भेजा करते थे। मतलब सोने और चांदी भारत आते थे। क्यों? उसका उसी का सिक्का हुआ करता था। तो क्वाइन हमने बनाया। ये क्वाइन क्या चीज का होता था? तो ये क्वाइन होता था गोल्ड का, ये होता था सिल्वर का, ये होता था, ठीक है। तो हमने क्वाइन जो बनाए वो गोल्ड के, सिल्वर के और कॉपर के क्वाइन बनाए, लेकिन ये सब थोड़ा सा महंगा होता था, प्रीसियस होता है, सब जगह अवेलेबल नहीं होता है। फिर दिक्कतें आई तो फिर हमने नया रिसर्च किया और इसके बाद का जो स्टेज आया वो कहलाता है मॉडर्न इकोनॉमी, जिस मॉडर्न करेंसी, जिसको कहा जाता है मॉडर्न करेंसी। मॉडर्न करेंसी, इसमें दोनों आता है, क्वाइन भी आता है और नोट भी आता है। नोट भी आता है और क्वाइन भी आता है। ठीक, नोट भी बन गया, क्वाइन भी बन गया। तो आज हमारे पास जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, वर्तमान समय का है, ये हमारे पास पाया जाता। ये हो गया मनी का इतिहास कि मनी कहाँ से चला। तो ये चला बार्टर सिस्टम से। बार्टर सिस्टम से चला था। बार्टर सिस्टम के बाद हमने क्वाइन बनाए, वो गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के बनाए। फिर उसके बाद हमने मॉडर्न करेंसी बनाई। ये मॉडर्न करेंसी में पेपर नोट्स भी है और क्वाइन भी है। अब हमारे पास पैसा अगर आ गया, ठीक, पैसा अगर आ गया, जो भी सैलरी होल्डर होगा, बिजनेस पर्सन होगा, जिसकी जितनी मंथली की इनकम होगी, तो वो एक टारगेट रखता है क्या कि महीना पूरते पूरते अगर कोई 10,000 रुपया कमा रहा है तो 9,000 रुपया तक खर्च करेंगे, 1,000 रुपया बचा लेंगे। तो मंथ के लास्ट में अगर पैसा बच गया, ठीक, मंथ लास्ट में अगर पैसा बच गया तो अब क्या करेंगे? तो अपने नाम से बैंक में एक अकाउंट खुलवा लीजिए। ये बैंकिंग सिस्टम को बहुत अच्छा ये लेसन समझाता। बैंक में अपने नाम से एक अकाउंट खुलवा लीजिए। अकाउंट कई तरह का होता, ठीक, अकाउंट में होता है सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट,
फिक्स्ड डिपॉजिट, आरडी और भी है। बैंक के लिए सबसे फेमस होता है ये, इससे बैंक को बड़ा फायदा। इसको कासा भी कहा जाता है, इसका होता है कासा, याद रखने का नाम अगर तरीका है कासा। करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। करेंट अकाउंट पे बैंक इंटरेस्ट नहीं देती है, सेविंग अकाउंट पे बैंक बहुत कम इंटरेस्ट देती है। तो बैंक के लिए सबसे सेफ अकाउंट जो माना जाता है और सबसे ज्यादा आमदनी देने वाला अकाउंट ये हो गया कासा। चलिए, तो बैंक में एक अकाउंट खुलवा लेंगे। अब ये बैंक है क्या? तो बैंक देख लीजिए, ये बैंक है क्या? तो बैंक एक मीडिएटर है। ठीक, कि हमको जमीन बेचनी है, जमीन बेचनी है तो जमीन का मालिक क्या करेगा? प्रॉपर्टी डीलर को बोलेगा, प्रॉपर्टी डीलर को कह देगा कि भाई हमको जमीन बेचनी है, हमको कस्टमर चाहिए था। अब ये प्रॉपर्टी डीलर कस्टमर तलाशेगा। इसमें प्रॉपर्टी डीलर का भी कुछ ना कुछ होना है, कुछ फायदा प्रॉपर्टी डीलर को भी होता है, लैंड वाले को भी फायदा है कि इसको कस्टमर नहीं तलाशना पड़ा, कस्टमर को भी फायदा है, उसको बहुत जगह ढूंढना नहीं पड़ा, किसी एक प्रॉपर्टी डीलर को कह देगा तो कहीं ना कहीं से ढूंढ करके ला देता। तो ये प्रॉपर्टी डीलर जो हो गया ये मीडियम है, माध्यम है, किसके किसके बीच का? तो लैंड ओनर और कस्टमर, लैंड ओनर और कस्टमर के बीच का जो माध्यम होता है वो होता है प्रॉपर्टी डीलर। बैंक वही है जिसके पास पैसा है वो बैंक में जमा करेगा, तो जमा करने वाले को हम कहेंगे डिपोजिटर। अब जो पैसा जमा हुआ तो बैंक क्या करेगा भाई? तो नियम कहता है, जो बैंकिंग सिस्टम है इसके अनुसार नियम कहता है कि बैंक को जितना जमा होगा, जो पैसा बैंक ने जमा किया उसका मात्र 15% अपने पास रखेगा, अपने पास रखेगा 15%, 15% अपने पास रखेगा, बाकी जो 85% है वो बांटेगा। तो किसको बांटेगा भाई? तो वो बांटेगा क्रेडिट, यहां से अब आपका आ गया क्रेडिट, क्रेडिट, क्रेडिट यानी कि लोन। 85% बांट देगा और 15% अपने लिए रिजर्व रखेगा। अब ये कितना बांटा, कितना किया, ये चेक करने के लिए आरबीआई होती है, आरबीआई सबको मॉनिटर करती है। तो आरबीआई क्या है? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अथॉरिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया एक अथॉरिटी है, यही नोट छापती है, ये बैंक को रेगुलेट करती है, रूल्स रेगुलेशन बनाती है, बैंक कितना पैसा जमा किया, कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, क्रेडिट कितना दिया, इंटरेस्ट कितना लिया, बैंक की इनकम क्या है, ये सब मॉनिटरिंग करता है आरबीआई। ठीक है, तो क्रेडिट बैंक के पास जितना जमा होगा वो बैंक दे देगा, 15% अपने पास रख के बाकी दे देगा क्रेडिट। अब जो क्रेडिट लेगा उससे बैंक लेगा क्या? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट लेगा। ये दे दिया इसको क्रेडिट, ये बैंक लिया इससे इंटरेस्ट। ध्यान रखिएगा कि नॉर्मली जो भी हम कर्ज बैंक से लेते हैं तो बैंक कम से कम हमसे लेती है 12%, बैंक हमसे 10%, 12%, 14% इंटरेस्ट लेती है। और बैंक हमको देती कितना है भाई? तो बैंक हमको देगी जो हम जमा करेंगे उस पर इंटरेस्ट, ये देगी कितना? तो 2.5% से लेकर के 6% तक। वो अलग अलग टाइप का अकाउंट है जो आपको बताए हैं। सबसे कम सेविंग अकाउंट में मिलता है, करेंट अकाउंट में तो है ही नहीं, सेविंग अकाउंट में उससे कम है। ठीक, सेविंग अकाउंट कम है, उसके बाद जैसे जैसे बढ़ेंगे थोड़ी सी बढ़ती है, लेकिन बहुत बढ़े कितना? 6% तक देगा। ये लिया कितना? कम से कम 12%। बैंक से जो लोन लेगा बैंक उससे लेगा 12%, 10%, और बैंक को जो जमा किया उसको देगा 2.5% से 6%। और इसी दोनों का जो डिफरेंस आता है, दोनों का जो डिफरेंस आता है ये कहलाता है इनकम ऑफ बैंक, यही बैंक का इनकम है। तो बैंक क्या हो गया? तो बैंक एक मीडिएटर है। ठीक, बैंक एक मीडिएटर है किसके किसके बीच का? तो डिपोजिटर और बोरोवर, डिपोजिटर और बोरोवर, यहां बोरोवर लिख दीजिएगा, बोरोवर, डिपोजिटर और बोरोवर के बीच का मीडिएटर है। ये डिपोजिटर से पैसा डिपॉजिट कराता है
उसके बदले इसको इंटरेस्ट देता है, बोरोवर को ये कर्ज देता है, उसके बदले उसे इंटरेस्ट लेता है, और दोनों इंटरेस्ट का डिफरेंस बैंक का इनकम होता है। याद रखिए कि बैंक के पास जो जमा होगा, जो करेंसी जमा होगी, जो पैसा जमा होगा, उसका 15% बैंक अपने पास रखेगा। ये अपने पास क्यों रखेगा भाई? तो जो कस्टमर को पेमेंट लेनी है, तो पेमेंट देने के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि 15% बैंक ने बैलेंस बना करके रखा हुआ, कभी पर्व त्योहार है तो बैंक को ज्यादा पैसा देना पड़ता, ज्यादा कस्टमर पैसा लेने आ गया, तो उस कंडीशन में नियम कहता है कि बैंक अपने आसपास के ब्रांच से वो करेंसी मैनेज कर करके मनी फिर उसको दे देगा, पेमेंट करेगा। अपने पास रखेगा 15%, बाकी 85% है ये लोन बांटेगा। ये लोन बांटा कि नहीं बांटा, लोन किसको दिया, अमीर को दिया, गरीब को दिया, नीडी को दे रहा है, कैपेबल को दे रहा है, ठीक है, नीडी को दे रहा है, कैपेबल को दे रहा है। लोन लेने वाले 4 तरह के समाज में होते हैं जो बुक में बताया गया हुआ। एक हो गया सबसे हाई लेवल का, दूसरा हो गया मिडिल लेवल का, फिर लोअर लेवल का, उससे लोअर लेवल का। तो बैंक किसको लोन कितना दे रहा है ये चेक करने के लिए आरबीआई होती है। उम्मीद करके बैंकिंग समझ में आ गया होगा। बैंक केवल एक मेडिएटर है डिपोजिटर और बोरोवर के बीच का। डिपोजिटर से पैसा लेती है, बोरोवर को पैसा देती है, डिपोजिटर को इंटरेस्ट देती है, बोरोवर से इंटरेस्ट लेती है, और दोनों के इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होता है वही होता है बैंक का इनकम। अब हो सकता है मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये और ये हमेशा ये ज्यादा होता है, ये कम होता है, तो बैंक जब कमाई ज्यादा खर्च कम की तो बैंक कभी घाटे में जाती है क्या? तो नहीं, बैंक नियम का घाटे में नहीं जाती है। हाँ, बैंक का पैसा वगैरह लेकर के कोई चला गया, रिटर्न ऑफ कर दिया गया, तो उस कंडीशन में हो सकता है वो बैंक घाटे में चली जाएगी, लेकिन उसमें इसके कस्टमर की बहुत बड़ी भूमिका नहीं होती है। और बैंक घाटे में चले गए तो कस्टमर का पैसा क्या होगा? तो नहीं, कस्टमर का पैसा नहीं डूबेगा यदि आपका बैंक नेशनलाइज है तब। तो बैंक में आपका पैसा नहीं डूबेगा, इस बात की संभावना होती है। अगर बैंक फेलियर भी होता है तो उस कंडीशन में इसकी मॉनिटर करने वाली जो संस्था आरबीआई, वो आरबीआई रेगुलेट कर लेती है, तो कस्टमर को नुकसान नहीं होता। अब बैंक में जो हम जमा करेंगे इसके बदले बैंक हमको फैसिलिटी क्या देगी? तो बैंक हमको फैसिलिटी देती है एक चेक की फैसिलिटी। चेक बुक में एग्जाम्पल देकर के बताया गया। चेक एक पेपर है, पेपर का एक टुकड़ा है जिसपे बैंक अकाउंट होल्डर का नाम लिखा रहता है, अकाउंट नंबर दिया रहता है, बैंक का नाम दिया रहता है, बैंक का डिटेल रहता है। इसमें हमको जो पेमेंट करनी है वो चेक के माध्यम से कर सकते हैं। चेक को करेंसी का दर्जा मिला हुआ, ठीक है। तो बैंक हमको चेक की फैसिलिटी देती है, और क्या देती है? तो ये हमको नेट बैंकिंग की फैसिलिटी देती है, नेट बैंकिंग की फैसिलिटी देती है। इसके अलावा और क्या देती है भाई? तो ये हमको मोबाइल बैंकिंग हो, नेट बैंकिंग हो, क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी देती है, डेबिट कार्ड की फैसिलिटी देती है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की फैसिलिटी देती है। तो बैंक में जो पैसा जमा करेंगे उसके बदले बैंक हमको ढेर सारी फैसिलिटी भी देगी। ये अब तक का टॉपिक था मनी। अब है क्रेडिट, ठीक। अब हम लोग आते हैं क्रेडिट में। तो क्रेडिट क्या है? कोई भी काम करना है, छोटा काम करना हो, बड़ा काम करना हो, अपने पास अगर पैसा तो ठीक, नहीं है तो क्या करेंगे? हम कर्ज ले लेंगे, तो लोन ले लेंगे। लोन जो लेंगे उसी को कहा जाता है क्रेडिट। हम क्रेडिट लेंगे कहाँ से? तो क्रेडिट 2 जगह से लिया जा सकता है। अब क्रेडिट का मतलब होता है लोन। कोई भी काम करना हो, मकान बनाना हो, गाड़ी खरीदनी हो, बड़ा बिजनेस करना हो, तो कोई भी काम करना हो तो या तो आपके पास अपना पैसा होगा, नहीं है तो हम कहीं ना कहीं से कर्ज ले लेंगे। हम कर्ज 2 जगह से ले सकते हैं, ठीक। कर्ज 2 जगह से ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि बैंक सबको कर्ज देती नहीं है, कर्ज लेना भी आसान नहीं है, और हमेशा कर्ज लेना भी नहीं चाहिए। तो फिर ये भी नियम कहता है कि बिना कर्ज का आदमी आगे भी नहीं बढ़ेगा। एक बार में बहुत पैसा आएगा नहीं, आप काम करेंगे नहीं तो फिर आपका ग्रो होगा नहीं, तो कर्ज लेना भी मजबूरी हो जाती है। कर्ज हम ले सकते हैं 2 जगह से। कर्ज ले सकते हैं फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर को ऑर्गेनाइज सेक्टर भी कहा जाता है, इसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी कहा जाता है। फॉर्मल सेक्टर में 2 आता है, एक आता है बैंक और एक आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये 2 जगह आता है फॉर्मल सेक्टर में। और इनफॉर्मल सेक्टर में ढेर सारे हो सकते हैं। ये मनी लेंडर हो सकते हैं, आप मनी लेंडर से ले सकते हैं, अपने रिलेटिव से ले सकते हैं, अपने फ्रेंड से ले सकते हैं,
अपने इंप्लायर से ले सकते हैं, अथवा ट्रेडर जहां से आप सामान वगैरह खरीदते हैं उससे ले सकते हैं। तो हम दो जगह से कर्ज ले सकते हैं, फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर का क्या होता है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट रेट जो होता है, इंटरेस्ट रेट इसका लो होता है, इंटरेस्ट रेट इसका लो होता है, और इसका इंटरेस्ट रेट जो होता है वो अप होता है। इंटरेस्ट रेट हाई होता है, इसका इंटरेस्ट रेट लो है, इसका इंटरेस्ट रेट हाई है। लेकिन इसका लोन लेने के लिए ढेर सारे प्रोसेस की आवश्यकता, बुक में जिसको दिया गया है टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ये होता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। बैंक सबको लोन नहीं देगी, इसके लिए क्या होगा, आपको कुछ डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ेगा, कुछ डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ेगा, आपको कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। सिक्योरिटी में क्या दे सकते हैं, आपके पास जमीन है तो जमीन गिरवी रख सकते हैं, आपके पास बैंक में एफडी वगैरह है तो वो गिरवी रख सकते हैं, चल अचल संपत्तियां गिरवी रख सकते हैं, पशु है तो वो गिरवी रख सकते हैं, तो कुछ सिक्योरिटी। उसके बाद होता है इसका ईएमआई, ईएमआई हो सकता है, मकान अगर है तो मकान आप जा सकते हैं, और इस सब को एक शब्द अगर कहा जाएगा तो इस सबको कहा जाता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। यदि टर्म्स ऑफ क्रेडिट हम पूरा करते हैं तो बैंक हमको लोन देगी, टर्म्स ऑफ क्रेडिट पूरा नहीं करते हैं तो बैंक लोन जल्दी नहीं देती है, बैंक से लोन लेना डिफिकल्ट होने के लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, उसकी कुछ सिक्योरिटी आपको डिपॉजिट करनी पड़ती है, और उसकी ईएमआई फिक्स होगी, यानी कि सिविल स्कोर फिक्स होगी। ये सबको एक साथ अगर एक वर्ड कहा जाएगा तो इसके लिए आता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अगर आप टर्म्स ऑफ क्रेडिट पूरा करेंगे तो बैंक लोन देगी, अगर टर्म्स ऑफ क्रेडिट पूरा नहीं करेंगे तो बैंक लोन नहीं देगी, बैंक से लोन लेना डिफिकल्ट है। अब उस कंडीशन में गरीब क्या करेगा, लोअर मिडिल क्लास क्या करेगा, तो वो चला जाएगा इनफॉर्मल सेक्टर में। इनफॉर्मल सेक्टर में दिक्कत एक है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई है, इसके वापसी की जो प्रक्रिया है वो बड़ी डिफिकल्ट है। वापसी की प्रक्रिया का इसका एक रूल्स रेगुलेशन है, आरबीआई मॉनिटर करती है, इसका कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, वो अपने तरीके से आपसे वापस ले सकता है। कभी कभी समाज में घटनाएं सुनते होइएगा कि किसी को किसी ने मार दिया, तो क्यों भाई, उसने कर्ज या तो लिया था तो वापस मांगा, तगादा किया तो मार दिया, अथवा बहुत ज्यादा कर्ज दे दिया था, सोचा कि वापस करेंगे, उससे कम पैसे में मरवा ही देते हैं। तो ये इसमें घटनाएं ज्यादा घटती हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है, मनमाना होता है, और इसको मॉनिटर करने के लिए कोई एजेंसी नहीं होती, कोई संस्थाएं नहीं होती। लेकिन हम लोन ले सकते हैं दो जगह से, फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर, दोनों। ये इसका जो प्रक्रिया होगा वो डॉक्यूमेंटेशन कहलाएगी अथवा टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहलाएगी। इसकी कोई प्रक्रिया नहीं, सीधे महाजन के पास है, महाजन 10 लाख रुपया का जरूरत है, क्या करेगा जी, पिछला पैसा भी चुकाया नहीं, तो दे देंगे ना महाजन, फिर से लाइए ना। तो पिछला आप नहीं भी चुकाते हैं तब भी आपके रिलेशन के आधार पर इस पर दूसरा मिल जाता। इसमें क्या है कि जब तक आप पिछला वापस नहीं करेंगे, या तो पिछला वापस नहीं करेंगे अथवा पिछले में आपका क्रेडिट अच्छा नहीं होगा। क्रेडिट अगर है जिसी को कहा जाता है सिविल स्कोर, अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो एक लोन चल भी रहा तब भी बैंक आपको दूसरा लोन दे देती है। अब गरीबों के पास अगर पैसा नहीं है, उसके पास सुविधाएं नहीं है, तो उस कंडीशन में बैंक तो लोन देगा नहीं, मनी लेंडर से कर्ज लेना मुश्किल होता है। अब उपाय क्या है, तब उसका उपाय होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये लेसन का लास्ट टॉपिक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसमें क्या होता है कि 10, 12, 20, 25, 50 आसपास के लोगों को मिला लीजिए। अपने शहर में आजकल चला हुआ कमेटी, इसको लोग कमेटी कहता है, ठीक है। तो 10, 12, 15, 20, 50 लोगों का टीम बना लीजिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप। अभी आजकल चला हुआ हमारे यहाँ जीविका जो सरकार की एक योजना है, इसमें क्या होता है कि आसपास के 10, 20, 50 महिलाएं, जिसकी जितनी कैपेसिटी है, सब लोग 10 रुपया महीना, 50 रुपया महीना, 100 रुपया महीना, जितना संभव होगा एक साथ लोग जमा किया। वो जमा करेगा तो जैसे तुम लोग अपने यहाँ स्कूल में करते हो, कभी टीचर्स डे बनाना है तो जमा करते होगे, या और भी कोई चीज बनाना हो, सेलिब्रेट करना होता है तो कोई एक मॉनिटर बन जाता है,
इंचार्ज बन गया, सब लोग आके उसके पास पैसा जमा किया और उस पैसे से फिर जैसे होता है खर्च होता है, वो पैसा रहता है वो इसी मॉनिटर के घर में तब तक जब तक कि वो खर्च नहीं हो जाएगा। तो इसमें अगर 25 लोग का टीम है, 100 रुपया अगर दे रहा है तो हर महीने जमा हो रहा है 2500 रुपया। तो 2500 रुपये कोई अपने घर में क्यों रखेगा, तो एक बैंक में अकाउंट खोल लिया जाता है, ये टीम का बनता है, ये टीम का अकाउंट खुल जाता है बैंक में। और हर महीने बैंक में जब जमा होगा, 1 साल के बाद 2 साल के बाद, अगर बैंक से कर्ज लेना है, अगर इसी से सेल्फ हेल्प ग्रुप से कर्ज लेना है तो कोई बात ही नहीं है। अगर इस टीम को कर्ज लेना है बैंक से 5 लाख रुपया, तो ये इस टीम को दे देगा, इस टीम को बैंक कर्ज दे दिया। अब ये टीम अपने मेंबरों को या तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अथवा उसके नीड के हिसाब से बांट देती है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से गरीब लोग भी कर्ज बैंक से ले सकता। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, इससे पहले भी बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे शेख हसीना के बाद, और अभी तारिक रहमान के पहले, दोनों के बीच में जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, वो प्राइम मिनिस्टर ही संस्थापक हैं ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश के। तो ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था सेल्फ हेल्प ग्रुप का, मोहम्मद यूनुस। ठीक, तो ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश के जो चेयरमैन थे मोहम्मद यूनुस, उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि भाई महिलाओं को अगर सस्ते दर पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर लोन उपलब्ध करा दिया जाए तो डेवलपमेंट भी कराएगी, इनकम भी बढ़ाएगी और देश की जीडीपी में सहयोग भी करेगी। तो ये लोन लेने का तरीका हो गया। इस लेसन में हम क्या क्या पढ़े हैं, तो इस लेसन में पढ़े हैं मनी, मनी का फॉर्म क्या क्या था, कहाँ से शुरू हुआ कहाँ तक गया। उसके बाद हमने पढ़ा है बैंक, ये बैंक है क्या, बैंकिंग सिस्टम क्या है, अकाउंट कितने टाइप का होता है, बोरोवर क्या होता है, डिपोजिटर क्या होता है, किसका क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है और बैंक का इनकम क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा है क्रेडिट, क्रेडिट हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, तो फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर। और उसके बाद हमने पढ़ा है SHG। उम्मीद है कि लगभग मोटा मोटी कुछ चीजें इसमें अभी छूट रहा है, लेकिन कुछ लगभग चीजें मनी एंड क्रेडिट का आपका रेडी है। आप मनी एंड क्रेडिट का रिवीजन करके आप एग्जाम में लिख सकते हैं, इसकी तैयारी कर सकते हैं। ब्रेन डायग्राम आप बनाइए, लेसन आपको समझाने में सुविधा होगी, कम समय में तैयारी करने का यही तरीका। थैंक यू।